Assalamu alaikum and welcome to the program Business Inside. I'm your host मोहम्मद यासिर। ऐसे प्रोग्राम बिजनेस इनसाइड में बहुत सारे मामलात और मौज़ूआत पर बात होती है और हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू करें। ना सिर्फ उसके ऊपर बात की जाए बल्कि उसके साथ साथ कुछ ऐसी मेहमान शख्सियात को भी आपके सामने लाया जाए जो कि बिज़नेस के हवाले से पाकिस्तान में एक बड़ा नाम रखते हैं। आज बड़े ख़ास मेहमान के साथ यहाँ पर हम मौजूद हैं। उनका तारुफ करवाने से पहले जो उनकी अचीवमेंट है थोड़ा सा उसका तस्करा कर दूँ। एक ऐसा ब्रांड आपने इस्टेब्लिश किया हमारे मौजूद मेहमान ने जो कि एक हाउस होल्ड नेम पाकिस्तान में है और हम सब ने कहीं ना कहीं उसकी एक प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ की है। और वैसे तो वो जापान के एक शहर ओसाका उसके नाम पर है, मगर यकीनन उसकी प्रोडक्ट्स जो है वो हर घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में ज़रूर मिलती हैं। तो जनाब आज यहाँ पर बहुत ही ख़ास मेहमान जनाब शमीम अहमद साहब जो कि CEO हैं ओसाका के, आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने आज हमें दावत दी अपने इस ऑफिस में। उनको हम यहाँ पर न सिर्फ उनके साथ गुफ्तगू करेंगे बल्कि बहुत सारे मामलात पर बात होगी बिजनेस के हवाले से और उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से। शमीम साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। शमीम साहब सबसे पहले तो अचीवमेंट्स के हवाले से और प्रोडक्ट बिल्डिंग के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर मैं आगे चल के बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड, कैसे सारे सिलसिले का आगाज़ हुआ और अगेन कि जब ये सारा सिलसिला इसका आगाज़ हुआ था तो ये सोचा था कि इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा जो पाकिस्तान में, जैसा भी मैंने कहा, कि एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है उस वक्त का। तो कैसे ये सफ़र का आगाज़ हुआ, मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप हमारे ऑफिस तशरीफ़ लेके आए। ओसाका लाइटिंग कंपनी इस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी है, अपने मेयार की वजह से, अपनी प्राइस की वजह से, क्वालिटी की वजह से। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हों, होटल्स हों या हमारे बड़े बड़े कौमी इदारे हों, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सब ओसाका की लाइटिंग से रोशन हो रहे हैं। क्योंकि हर इंसान का एक अज़्म होता है, एक जुस्तजू होती है, क्योंकि ये लाइटिंग का काम हमारा बहुत पुराना काम था। हमारी एक छोटी सी दुकान थी जी, यहीं डेंसवाल मेरठ रोड पे जी। तो वहाँ उस दुकान पे हम बैठते थे और साथ में पढ़ाई भी करते थे। लेकिन जिस वक्त मैं मार्केटों में घूमता था या दूसरे लोगों का मैं काम करता था, मैंने मल्टीनेशनल कंपनी के साथ भी बहुत काम किया है जी। आज वो मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान में नहीं है जी, उसकी इंडस्ट्री वगैरह सब बंद हो चुकी है। इस बात हमें खुशी होती है कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी मसनूआत बेचते हैं, पाकिस्तानी कहकर। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी का तो आपको पता होता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होता है, इंडस्ट्री लगाई होती है, जो भी मुनाफा होता है सब वो बाहर लेके चले जाते हैं, जिससे हमारे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि हमारे मुल्क को और नुकसान होता है। नाम उनका होता है, पैसा भी बाहर जाता है। लेकिन अगर यहाँ इंडस्ट्री लगती है, पाकिस्तानी लोग इंडस्ट्री लगाते हैं, पाकिस्तानी मसनूआत बनाते हैं और ये एक अच्छी मेयारी चीज़ बनाते हैं, तो लोगों को, पाकिस्तानियों को अपने आप पे फ़ख्र होता है कि पाकिस्तान जो है ना किसी से कम नहीं है। हर किस्म की क्वालिटी, हर चीज़ जो है ना हम यहाँ बना सकते हैं और फिर इसको दुनिया में अपने आप को मशहूर करने के लिए हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं कि यार ये पाकिस्तानी मसनूआत हैं जो मुल्क दुनिया के दूसरे शहरों में या दूसरे ममालिक में फ़रोख्त हो रही हैं। तो एक एम था, जब मेहनत करता था मैं, साथ में पढ़ाई भी करता था, कि यार मैं अपनी चीज़ क्यों ना बनाऊँ, ये अपना कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ जो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में हर जगह फ़रोख्त हो और ऐसी मेयारी चीज़ हो, ऐसे प्राइस हो जो हर एक के लिए आसानी हो, ख़रीदार जो हो उसको आसानी से मिले, जो इस्तेमाल करे उसको आसानी से इस्तेमाल कर सके। जब हमने NAG 7 लॉन्च किया 2001 में, उसकी हमने 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी रखी कि 1 साल के अंदर ख़राब हो जाए नया बल्ब ले लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं उसकी तरफ आता हूँ ज़रा अभी कि प्रोडक्ट के हवाले से क्या कुछ हुआ, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए और मार्केट में उसको कैसे उसने मार्केट को कैप्चर किया। लेकिन एक बहुत बड़ा कंपैटर इस वक्त हुआ करता था एक ज़माने में, यानी लेट 80s से लेकर 90s एंड देन 2000 तक एक बहुत बड़ा एक कंपैटर था आपका, जो बहुत बड़ा, ज़ाहिर है विदाउट नेमिंग द ब्रांड, लेकिन वो कि उसको रिप्लेस करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि वो एक सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी और बहुत उसने एक अपना एक ब्रांड बहुत पहले से इस्टेब्लिश किया हुआ था। उसको रिप्लेस करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा और वो कितना चैलेंजिंग था, ये भी ज़रा बताएं। असल में ये जो हमने वारंटी जो की, उस वक्त वारंटी, रिप्लेसमेंट वारंटी नहीं होती थी। उस वक्त वो वारंटी देते थे जो भी मल्टीनेशनल कंपनी थे यहाँ पे, वो 3 महीने की रिप्लेसमेंट
वो वारंटी देते हैं। अगर आपका बल्ब ख़राब हो जाए तो आप उसको सही करा के लें, बिल्कुल ठीक है। नया बल्ब नहीं मिलेगा। और उसकी प्राइस इतनी डबल होती थी। जैसे हमने लॉन्च किया, हम 25 वाट का बल्ब चलता था एनर्जी सेवर, हमने 250 रुपये का लॉन्च किया, वो लोग 500 रुपये का बेचते थे। जब कंज्यूमर को अट्रैक्शन मिली, यार 1 साल की वारंटी भी है, रिप्लेसमेंट वारंटी, अगर 11 महीने ख़राब हो जाए नया बल्ब, बिल्कुल ठीक ये है। तो कोई अहमक ही लोग हैं जो इस किस्म का काम कर रहे हैं, और प्राइस भी आधी। हाँ, तो लोगों को इस चीज़ पे एतमाद हो गया। नहीं, ये एतमाद वाले लोग हैं कि प्राइस भी आधे रखें और रिप्लेसमेंट वारंटी भी दे रहे हैं। तो एक लाइटिंग में एक अजीब सा गंभीर पैदा हो गया, रुझान पैदा हो गया, यार ये लोग कौन आ गए। क्योंकि हमने जो ये मद्देनजर कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, तरक्की दे, तो हमने पहले अपने मुल्क की सोची, फिर हमने अपनी जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनकी सोची कि उनको ऐसे प्राइस पे चीज़ दी जाए ताकि वो बासानी ख़रीद सकें। राइट। तो यही हमारा मकसद था। इसी तरह हम वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ जिस तरह होती रही, नई नई टेक्नोलॉजी आती रही, नई नई चीज़ें आती रहीं, तो हमने अपने आप को पीछे नहीं रखा। यानी टारगेट मार्केट, नीश मार्केट ही थी कि एक आम आदमी को भी केटर किया जाए, ये बड़ा जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल। तो प्राइस में बड़ा यहाँ पे फर्क आ गया था। फिर क्योंकि जैसा आपने कहा, जिस तरह से अभी कुछ अरसे पहले भी इन्फ्लेशन जब बढ़ना शुरू हुई तो प्राइसेस में एक बहुत बड़ा फर्क आ गया। अच्छा, टेक्नोलॉजी के लिए जो पोटेंशियल थ्रेट होती है वो टेक्नोलॉजी ही होती है जो उसको बड़ी तेजी से रिप्लेस कर देती है। जब ये सारा सिस्टम इस्टेब्लिश हो रहा था तो कहीं ये दिमाग में था कि जब नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, वो बड़े बड़े बल्ब से कंप्रेस होके अब छोटे छोटे एनर्जी सेवर्स में और बहुत छोटे छोटे बल्ब्स आ गए हैं, तो क्या ये पोटेंशियल थ्रेट है? इसके बारे में क्या सोचते हैं? अच्छा, हम जो ये इस वक्त टेक्नोलॉजी लेके आए थे वो दुनिया के अंदर, बल्कि आपको पता है चाइना इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, राइट, ये जहाँ जो इतनी अच्छी प्राइस पे और मेयारी चीज़ें जो है ना दुनिया में बना बना के एक्सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि हमारा चाइना हर वक्त आना जाना रहता था और हम हर वक्त जो है ना फिक्र में लगे रहते थे कि हम क्या चीज़, जो ऐसी चीज़ लेके आएँ कि जो जिसकी कीमत भी कम हो और जो पायदार भी हो। तो उस वक्त SMD टेक्नोलॉजी जो है ना आई थी नई, जी, जो मदरबोर्ड पे जो चिप पे लगी होती हैं, वो टेक्नोलॉजी थी। वहाँ सिर्फ चाइना में एक ही कंपनी थी जिसने उसी वक्त ये लॉन्च की थी। तो इत्तेफाक है वो कंपनी हमको मिल गई, हमारा उसके साथ एग्रीमेंट हुआ कि पाकिस्तान में आप हमें ही देंगे। तो हमने वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे आना मुहैया की और हमें पता था ये चीज़ ऐसी है, इसको 5 साल में कुछ नहीं होगा। अगर हम 5 साल की भी गारंटी देते तो वो चीज़ चलती। लेकिन हमने जब वो चीज़ यहाँ पे सेल करना शुरू की, आज तक कंज्यूमर कहते हैं यार हमारे यहाँ वो बल्ब 7-7 साल चला, जो इसलिए एक क्वालिटी थी, वो एक चीज़ थी। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है जो हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिक का जो फ्लक्चुएशन है, अप डाउन, उसमें वो चीज़ें लगी हुई थी कि उसको भी वो बर्दाश्त करती थी। बिल्कुल ठीक है। आप देखें पाकिस्तान में कौन सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है जिसकी 1 साल की वारंटी हो कि 11 महीने के अंदर ख़राब हो जाए और आप नई चीज़ ले लें, वो इररिप्लेसेबल होती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। सर, ये एक यंगस्टर्स को और खास तौर पे जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। वो हमेशा बिजनेस कमेंस करना चाहते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि जो इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो क्या है। और टेक्नोलॉजी के अंदर तो जाहिर है कि जब भी दिमाग में आता है तो ये ख्याल किया जाता है कि शायद कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ काम का स्टार्ट किया गया होगा। आपके केस में क्या सूरत हाल रही है, ये जरा बताएं। अब जो वक्त गुजरता रहा, एनर्जी सेवर ख़त्म होता रहा। अब LED जो है ना, ये एक नई टेक्नोलॉजी थी जो हमने पाकिस्तान के अंदर मुतारिफ़ कराई। मल्टीनेशनल कंपनी मुतारिफ़ करा चुकी थी, लेकिन वो इतनी कीमत रखते थे उसकी कि हर एक कोई का ख़रीदना बहुत मुश्किल होता था। एक बल्ब भी 1000 रुपये का। जी। तो जब हम उसको लेके आए, हमने उसकी कीमत रखी 200 रुपये और वही 1 साल की वारंटी दी। तो उस जाहिर सी बात है, एक मार्केट में कंज्यूमर में हमारा एतबार बढ़ चुका था क्वालिटी के एतबार से और प्राइस के एतबार से। तो हमें बड़ी जल्दी जो है ना मार्केट में जो है ना जगह मिली। जितने सरकारी इदारे हैं, जितने होटल्स हैं, बैंक्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी हमारी जो है ना मसनूआत से रोशन प्रोडक्ट हर जगह आपको जी नजर हाँ, आ रही है। और दूसरा काम हमारा था PVC टेप का, जो हमने 84 में शुरू कर चुके थे। अच्छा, पहले आपको पता है दूसरे ब्रांड ब्रांड हुआ करता था। तो टेप का हमारा बहुत बड़ा काम था। उसकी भी हमने फिक्र की कि अपने बच्चों के लिए कोई ऐसी मेयारी टेप बनाई जाए जो सिर्फ क्रिकेट में इस्तेमाल हो। बिल्कुल ठीक क्योंकि है। आपको पता है बच्चों की पॉकेट मनी होती है, बहुत छोटी सी होती है। Exactly. वो पैसे जमा करके जो है ना वो खरीदते हम हैं। खुद ये किया करते तो थे। फिर हमने बड़ी कम कीमत में टेप रखा और क्वालिटी दी। अगर ये फट जाए 10 ओवर के अंदर, नई टेप ले लो।
अच्छा, मैं इसकी तरफ आऊंगा जरा, ये जो स्पोर्ट्स की तरफ और खास तौर पे क्रिकेट के हवाले से, जैसे अभी आपने बात की है ना कि इसमें कोई यकीनन दिलचस्पी होगी तभी आपका इस तरफ ख्याल आया है जी जी काम करने का। बट मैं ये चाहूंगा थोड़ा सा लाइट्स के हवाले से, जैसे बात हो रही थी, तो पाकिस्तान में बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं बड़ी बड़ी, इंक्लूडिंग नेशनल असेंबली, और सुनने में आया है कि ओसाका ने बड़ा उधर काम किया है। ये तजुर्बा कैसा रहा और वो एक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह पूरा नेशनल असेंबली हमने एलईडी में कन्वर्ट किया, पूरा प्राइम मिनिस्टर हाउस, पूरा प्रेसिडेंट हाउस, यहाँ पहले इंपोर्टेड लाइट्स हुआ करती। जी हाँ इम्पोर्टेड, और इतना उनका एनर्जी का खर्चा था, 400 वाट की उन्होंने हॉलीजन हॉल के अंदर जी हॉलीजन बल्ब लगाए हुए थे, जिससे एनर्जी का जो उनका फुकदान था बहुत जो है ना बड़े परेशान थे वो। तो उस पर के जो स्पीकर थे उनसे हमारी मीटिंग हुई जी, उसके लिए टेंडर्स हुए, यानी टेंडर्स में इतनी बड़ी बड़ी उसमें लोगों ने प्राइज़ दिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई 10 करोड़ का उन लोगों ने टेंडर दिया, हमने 5 साल की वारंटी दी और 85 लाख में पूरे असेंबली हॉल हमने करके और दिया। जो कंपैरेटर थे वो पाकिस्तानी थे जी या जी बाहर वाले थे? पाकिस्तानी भी थे और बाहर वाले अच्छा। भी थे, और हमने 5 साल की वारंटी दी, अगर 5 साल के अंदर ये चीज़ ख़राब हो जाएगी हम आपको नया बल्ब लगा के देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने अपना कमिटमेंट पूरा किया। तो बड़े जो हमारे उस वक्त असेंबली के मेंबर्स वगैरह जो हमारे थे, लोग बड़ा खुश हुए कि पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो ये काम करके दिखा सकते हैं। देखें, पहले हमारा मुल्क है, हम तो कहते हैं जो हम मुल्क के लिए कर सकें वो कम है। एग्जैक्टली। और हमारे मुल्क का इतना बड़ा इदारा जहाँ हमारी पॉलिसीज़ बनती हैं, पूरा मुल्क चलता है जिनकी पॉलिसीज़ से, उसके लिए हम बेहतर से बेहतर क्यों ना करें। बिल्कुल ठीक तो है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने काम किया। तो इस वक्त सारे जितने बैंक्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के, वो सारे हमारे पास हैं, तो उनको भी हम एक मेयारी चीज़ जो है ना लगा के दे रहे अच्छा शमीम साहब, ये अब सिर्फ बात जो है वो लाइट्स तक महदूद नहीं है। आजकल लोग इंटीरियर डेकोरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे खर्च कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है इस हवाले से भी। तो क्या शैंडलियर्स वगैरह और इस तरह के जो लाइट्स वगैरह दीगर आइटम्स होते हैं जो डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये भी बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। और मैं देखता हूँ बहुत बड़ी मार्केट है चाइना की, लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, जहाँ से आपने करियर का अपना स्टार्ट किया था, वहाँ तो बाकायदा काम ही होता है। तो क्या इसकी तरफ भी कुछ ध्यान किया है कि इसको भी लोकली मेड करना चाहिए, लोकली इसको मेकिंग पे थोड़ी कॉस्ट जो है वो आ जाए सही, तो मेरे ख्याल में सबके एक्सेस में होगा। इसके बारे में क्या हुआ? असल में शैंगलियर्स का तो इस्तेमाल है ना अब बहुत कम होता जा रहा है जी। आपको पता है, नई जिद्दत है, नई नई चीज़ें आ रही हैं। Exactly. लाइटिंग के हवाले से नए नए डिज़ाइन की चीज़ें आ रही हैं जो अब लोग अपने घर, आपने देखा वो एक रोप लाइट आती है पट्टी, जी, लोग जो भी नया घर बनाता है वो अपना पर जो है ना अंडरग्राउंड उसकी वायरिंग कर कराता है, उसकी एक अलग लाइटिंग निकलती है। अब इतनी जिद्दत हो चुकी है कि वो जो चीज़ें हैं शैंगलियर वगैरह भी ये सब पुराने होते जा रहे हैं। अच्छा। और जो हमारे आर्किटेक्ट्स वगैरह हैं उनके लिए भी हमने नई नई चीज़ें मुतारिफ कराई हैं, जो वक्त के साथ साथ जो लोग चाहते हैं भाई हम किस तरह की डिज़ाइनिंग करें, यहाँ क्या चीज़ लगाएं, यहाँ क्या ना लगाएं, तो हर चीज़ हमने वो मुहैया कर दी है पाकिस्तान के अंदर कि उनको बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। अभी पाइमिक हुई थी आपको पता है कराची एक्सपो में, तो हमने वहाँ भी अपना स्टॉल लगाया था। हमारी सारी बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई नेवी से, तो वो लोग देख के खुश हुए। उन्होंने कहा जो चीज़ आप मिसाल के 1000 रुपये की बता रहे हैं वो हमें 10-10 हज़ार रुपये की पड़ती है आन के। मतलब ये कितनी अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तानी कंपनी आप हमें यहाँ मुहैया करके दे दें। तो वो लोग बड़े खुश हुए। हमारे 1-2 कंपनीज़ के साथ MOU भी साइन हुए कि हम ये चीज़ें आपको मंगा के देंगे, आपको यहाँ बना के देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ फ़ख्र के साथ, ये चीज़ें हम सब यहीं बना रहे हैं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हमारी फैक्ट्री है, इसकी असेंबली हम ये बनाते हैं, इसकी हाउसिंग सारी हम यहाँ बनाते हैं। तो हमें तो फ़ख्र है कि अल्लाह का शुक्र हम सबसे पहले पाकिस्तानी। अच्छा, चाइना से कितना टफ टाइम मिलता है? वैसे तो किसी भी प्रोडक्ट में आप देखें, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर इतनी बड़ी मार्केट हो चुकी है, लोग बड़ी आसानी से इंपोर्ट करते हैं, एक कंसाइनमेंट आती है उसके बाद फ्लोट कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान नहीं है। ये वाकई कंपैरेटर है इससे? जी हाँ बिल्कुल। अब देखें आप, जब से यहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है, सिर्फ हम नहीं कर रहे और भी लोगों ने इंडस्ट्री लगाई है, लेकिन उन्होंने अपने मेयार को नहीं रखा। ये भी एक बहुत बड़ा, अगर वो मेयार को रखें अपने, तो वो भी अपने नाम से अच्छी चीज़ बेच सकते हैं। लेकिन अगर मेयारी चीज़ें बनाएंगे ज़रूर यहाँ बिकेंगी। असल में बनी बनाई चीज़ें चाइना से नहीं आ रही, सब चाहे छोटे पैमाने पे बड़े पैमाने सब यहाँ कोई असेंबली कर रहा है, लेकिन हम वाहिद हैं जो हर चीज़ यहाँ बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जी हाँ, सारी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा रोज़गार मिल रहा है लोगों को, ये बड़ी बात, चाहे उसमें हमारी ख़वातीन हो चाहे हमारे जेंट्स हो। तो मैं भी लोगों से ये कहूँगा एक मेयारी चीज़ें बनाएं और
वो भी बिकेंगी। पाकिस्तान बहुत बड़ी मंडी है, कोई उसको पूरा नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। एक्सपोर्ट का कितना पोटेंशियल है पाकिस्तान की मार्केट में, खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर, क्योंकि जहां पर आपको जर्मन की टेक्नोलॉजी हो, चाइना की टेक्नोलॉजी हो, वहां पे यूरोप की टेक्नोलॉजी हो और बड़े बड़े कंपैरेटर्स हो, जायंट्स हो, वहां पर कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? क्या इतना पोटेंशियल हमारी मार्केट में है या प्रोडक्ट में कि बाहर जाकर हम उसको सेल कर सकें? नहीं, बिल्कुल हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर हम मेयारी चीज़ लेके जाएं, क्योंकि चाइना भी जो है ना, आपको पता है हर जगह घुसा हुआ है, पूरी दुनिया चाइना में जाती है, लेकिन वो गैर मेयारी चीज़ें लोग ज़्यादा खरीद के लेके जाते हैं, अपने मुल्क में लेके जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम अच्छी चीज़ वहाँ इंशाल्लाह बना के देंगे, जैसे अफगानिस्तान है, अभी तो अफगानिस्तान के साथ खैर हालात ख़राब हैं बहुत, लेकिन ये दुबई वगैरह दूसरे जो हमारी साउथ अफ्रीका है, एक बहुत बड़ी मंडी है, बड़ी मार्केट है। आप देखें ना, अफ्रीका के इस वक्त 40 ममालिक हैं जिनसे अभी हमारा एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान का कि हम वहाँ उनकी चीज़ें यहाँ लाएंगे और अपनी चीज़ें वहाँ मंगाएंगे। एक वो बहुत बड़ी मंडी है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में प्लानिंग यही है कि इंशाल्लाह पहले पूरे पाकिस्तान पे हम पूरा कंप्लीट हम हर जगह अपनी चीज़ें पहुँचा दें, तो मसनूआत को, क्योंकि पाकिस्तान में अभी हम, लेकिन हमारा बहुत बड़ा शेयर है, अल्लाह का शुक्र है, ये हम शेयर और भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ हम लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों को एक एतमाद पैदा हो, नहीं यार हम पाकिस्तानी चीज़ इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। और जो दूसरी चीज़ें उनके जहन से वो निकलें, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन पे एक एतमाद बहाल होता जा रहा है। राइट। तो यहाँ की मार्केट पूरी करके इंशाल्लाह फिर एक्सपोर्ट का भी प्रोग्राम है, अफ्रीका की मार्केट देखेंगे, मिडिल ईस्ट की मार्केट देखेंगे। हमारी तो ख्वाहिश है कि हर जगह पाकिस्तान का नाम प्रोडक्ट जो है वो मिल जाए। ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड क्या इरादा रखते हैं? मैं जरा स्पोर्ट्स की तरफ आखिर में आना चाहूंगा जरा उसके हवाले से, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा ब्रांड अब बन चुका है। जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो टेनिस की जो बॉल होती है उसके ऊपर टेप लगा के जो क्रिकेट खेली जाती है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और आपने जब ये प्रोडक्ट के बारे में सोचा, यकीनन ऐसी प्रोडक्ट थी जो हम चाइना से, जापान से इनफैक्ट आया करती थी। वो ब्रांड का नाम तो नहीं मेंशन कर सकता, बट वो बड़ा मशहूर एक नाम था। तो यहाँ पर आना किस तरह हुआ? चलें इसके हवाले से थोड़ा सा बता दें। उसका जो आपने क्या, उसका तो वजूद खत्म हो चुका कई सालों से जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जब से बच्चों ने हमारी टेप इस्तेमाल करनी शुरू की है, एक तो हम वारंटी देते हैं 10 ओवर्स की, दूसरी अब हमने उनके लिए स्पेशली टेप बनाई है, स्पेशल क्वालिटी की शीट हमने मंगाई है उसके लिए। एक का जो 10 गज है, जो हमारे जो बड़े बच्चे खेलते हैं, जिन जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, उसका नाम रखा है हमने ओसाका सिक्सर। जितने भी पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेप इस्तेमाल करते हैं। ये तो तब मुमकिन है जब आपको खुद क्रिकेट का या स्पोर्ट्स का शौक हो। आपने खुद में क्रिकेट खेली है? जी हाँ, मैंने बहुत शौक रखते हैं। मैंने बहुत अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत क्रिकेट खेली है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो क्रिकेट से ना दिलचस्पी रखता हो। बिल्कुल, हर एक क्रिकेट ना खेली हो, हर एक को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। दूसरी हमने जो आम बच्चों के लिए क्रीको के नाम से टेप मुतारिफ कराई है, वो तकरीबन 8 गज से थोड़े सा कम है उसका खजाना। तो वो सारे छोटे बच्चे जो मोहल्ले में खेलते हैं, गलियों में खेलते हैं, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। और कौन सी प्रोडक्ट आप समझते हैं कि जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है या पाकिस्तान में? अच्छा, अब सोलर की तरफ आते हैं। चलिए, ये भी अब हॉट टॉपिक है। सोलर पैनल हम ओसाका के नाम से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। बना बनाया मंगाते हैं, क्योंकि उसकी इंडस्ट्री लगनी यहाँ बहुत प्रॉब्लम है कि तो उसके लिए एक तो बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और दूसरा ये है कि हम इंस्टॉलेशन भी करते हैं फैक्ट्रियों में, घरों में, और अपना पैनल भी ओसाका के नाम से फरोख्त करते हैं। लोग हैं जो दूसरी चाइनीज़ कंपनियों के, जो चाइनीज़ ब्रांड के नाम से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारी हमेशा अपनी यही कोशिश रही कि थोड़ा काम करो अपने नाम से करो। हम क्यों किसी चाइनीज़ के ब्रांड की खिदमत करें? इंशाल्लाह थोड़ा कर रहे हैं, क्वालिटी अच्छी होगी तो इंशाल्लाह कल बड़ा भी होगा। सोलर का रिस्पांस अब तक कैसे रहा? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि जितनी डिमांड इस वक्त प्रिवेल कर रही है मार्केट में, शायद पहले कभी भी ना थी, और इतने कंपैटिटर्स इस वक्त आ गए हैं, तो रिस्पांस मार्केट से कैसा मिला? असल में चाइना ने प्राइस काफ़ी नीचे की, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ना इस पे कोई जो सोलर पैनल के लिए कोई कॉपरेट नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। बस आप देखें, इंडिया है, मोदी जो है वो कहता है जी मैं हर घर छत पे सोलर पैनल देखना चाहता हूँ। उसने ड्यूटीज वगैरह की छूट दी, रिबेट्स दिए कि बैंक्स आपको लोन देगा, ये सब। यहाँ भी एक मरतबा सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन वो सिलसिला यहाँ ख़त्म हो गया। अगर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे तो भाई छोटा फ्लैट है, वहाँ भी सोलर पैनल, जो हमारे एनर्जी से क्राइसिस कितने, अब तो खैर वो क्राइसिस ख़त्म होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आप देखें हमने कितनी महंगी बिजली खरीदी, आवाम पे उसका कितना बोझ पड़ा। अच्छा, गवर्नमेंट की कंसिडरेशन में रहा ये, खासतौर पे सिंध गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट मैं देख रहा था जिसमें जो लो कॉस्ट वाला जो तबका है, लेस प्रिविलेज हैं, उनको यूनिट्स बनाकर दे रहे हैं, जिसमें 2 प्लेट्स हैं, एक उसके साथ यूनिट है,
और मेरे ख्याल में 1-2 बल्ब उसके साथ कुछ हैं। तो ये अगर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट अगर कोई मटेरियलाइज होता है तो कितना पोटेंशियल है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट का था। हाँ। अगर वो माजरत के साथ अगर उसको अच्छे मटेरियलाइज नहीं हो सका अच्छे तरीके से होता तो हर एक कोई आम आदमी जो बेचारा बिजली के इतने महंगे बिल नहीं दे सकता वो लगा सकता। ठीक है। लेकिन उसका इस्तेमाल सही नहीं हुआ। अगर सही पैमाने पे हमारे वजीर आला साहब खुद उसको देखते तो वो बड़ा कामयाब मंसूबा था। वो हो सकता था क्योंकि हो सकता आपकी था। मार्केट की नीड तो बहरहाल है। चलें शिम साहब, डिस्कशन जारी रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी और एक छोटी सी ब्रेक ले रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। जब अभी आपने जैसे बताया कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसे सोलर मार्केट की बात हो रही थी कि बहुत बड़ी मार्केट है लेकिन एक बहुत बड़ा वैक्यूम है यहाँ पर, क्योंकि सारी चीजें चाइना से जब इंपोर्ट हो जाती हैं या गवर्नमेंट का भी जो टेंडर्स अगर वो ऑफर करते हैं तो वो चाइनीज मार्केट जो है वो ले जाती है। कोई चाइनीज कंपनी का नाम समाव आ जाता है, दो कि वो कंट्रोवर्सी का तो शिकार हो गया बट स्टिल जाता उन्हीं के पास है। फिर एनी हाउ गोइंग फॉरवर्ड आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है? और प्लस ये कि अब आने वाले वक्त में बहुत सारी और नई टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं, जिसमें विंडमिल प्रोजेक्ट्स आ रहा है, जिसके अंदर एक हाउस होल्ड विंडमिल सेल्फ सफिशिएंट एक एनर्जी का इंडिजिनस प्लांट बाकायदा लग सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि इतना पोटेंशियल रहेगा कि इसको रिप्लेस किया जा सकेगा? बिल्कुल, पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है। आप देखें ना 24-25 करोड़ की आबादी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह डेवलपमेंट भी हो रही है, इंडस्ट्रीज भी लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं कर सकता। राइट। जब तक गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज नहीं बना के देगी इंडस्ट्रियलिस्ट को, या ऐसा तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी। देखें, हमारी गवर्नमेंट कहती है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, देखिए ठीक है, हमारे यहाँ क्या इन्वेस्टमेंट कम है, हमारे लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अभी देखें ना PIA का हुआ काम पाकिस्तानियों ने लिया ना। जी जी। तो इसी तरह पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं जो काम कर सकते हैं, लेकिन अफसोस के बाद साथ ये कहना पड़ता है मुझे माजरत के साथ कि आप तहफ़्फ़ुज़ पैदा नहीं करते इन्वेस्टर के अंदर। उसके अंदर जब तक तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, अब आप देखें हमारे लोग दुबई में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ अपनी कंपनीज खोल रहे हैं। बिल्कुल 45% इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों का है। अगर यही इन्वेस्टमेंट यहाँ हो, और सेकंड नंबर पे पाकिस्तानियों की फर्में हैं वहाँ पे रजिस्टर्ड, जी, ऐसा क्यों है? अच्छा, और सबसे बड़ी बात तो टैक्सेशन की है ना। टैक्सेशन की तरफ आए क्योंकि वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर काम किया जाता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं है। क्या आप समझते हैं यही वाहिद एक हर्डल है? क्योंकि हमें ऐसा महसूस होता है कि हम बहुत ज्यादा ओवर रेगुलेटेड और बहुत ज्यादा ओवर बर्डन्ड है। डू यू थिंक कि ये भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सारा कैपिटल फ्री कर गया? बिल्कुल, टैक्सेस का तो हमारे यहाँ फेयर निज़ाम है ही नहीं। अगर आप फेयर निज़ाम एक बना के दे दें अपना इंडस्ट्रियलिस्ट को कि भाई आपने इस हिसाब से टैक्स देना है, आपकी पॉलिसीज नहीं है। अच्छा, हर टैक्स देने वाला सब टैक्स देना चाहते हैं। हर पाकिस्तानी जो बिजनेस करता है, चाहे छोटा दुकानदार हो, चाहे बड़ा दुकानदार हो, चाहे बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर हो, सब टैक्स देना है। आप जब तक निज़ाम आसान नहीं बनाएंगे, लोगों के अंदर तहफ़्फ़ुज़ पैदा नहीं होगा। लोग डरते हैं कि आज मैंने सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करा ली तो मेरा क्या अंजाम होगा। Exactly. ये तो गवर्नमेंट को चाहिए, हमारे FBR को, कि ऐसे आसानियाँ पैदा करे, उसकी बाकायदा पब्लिसिटी करे। जी, जिस ना आजकल आपको तो हर चीज़ एडवांस हो चुकी है, लोग अपनी हर नई चीज़ के लिए बाकायदा बताते हैं Exactly. कि ये आपके लिए आसानी होगी, ये आपके लिए आसानी, ये ईजी होगा। Agreed. तो ये सारे काम करेंगे तो लोग क्यों नहीं टैक्स देंगे ये सब। अच्छा, टैक्सेशन का सिस्टम वैसे पूरी दुनिया में उसको कोशिश ये की जाती है कि एक वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू या विद एक एप्लीकेशन के जरिए जो टैक्स रजिस्टर है वो हो जाए, टैक्स रिटर्न भी उसके ऊपर फाइल हो जाता है। बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बन चुका है जो बहुत सारे लोगों को, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को भी फिर कोई लॉयर हायर करना पड़ता है। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट। अब आप देखते हैं सबसे बड़ा जुल्म क्या है, जो जॉब करते हैं जी जी, उनका टैक्स देखें। बेचारे रोते रहते हैं कि आप इसमें से क्या बचेगा हमारे पास जी, क्या हम जिस महंगाई के दौर में किस तरह अपने खर्चे उठाएंगे, किस तरह घर चलाएंगे, किस तरह बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरह आला तालीम देंगे, सब कुछ करेंगे। तो आप टैक्स के निज़ाम को सही करें, ऐसा नॉर्मल सा टैक्स रखें। आप देखिए उसके आपका 1000 गुना टैक्स ज़्यादा जमा होगा। जब तक आप टैक्स के निज़ाम को नहीं सही करेंगे तो लोग इसीलिए यहाँ से बाहर भाग जाते हैं। अब आप देखिए हमारा यूथ कितना बाहर भागा है। 9-10 महीने के अंदर लाखों हमारा यूथ बाहर गया। ये तो हमारा टैलेंट है। एग्जैक्टली। इन्होंने मुल्क को चलाना है, अगर वही सारा बाहर चला जाएगा तो कौन मुल्क को चलाएगा?
यही जाके आप देखें दूसरे मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और जो अभी हमने विटनेस की है, बड़ी एक अनफॉर्चुनेट है कि जहां पर आपकी इकोनॉमी इतना बूम कर रही हो, जितना पोटेंशियल आपके पास है उसके अकॉर्डिंगली आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और खासतौर पे शहर कराची के अंदर बड़ा अनरेस्ट पाया जाता है। क्या आप समझते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ी पोटेंशियल थ्रेट है? जैसे हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट वालों को बड़ी इस वक्त थ्रेट्स हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा पैनिक है। डू यू थिंक इसको ओवरकम किया जाएगा तो ज्यादा हमारा बिजनेस फ्लरिश करेगा? बिल्कुल करेगा। आप जाहिर सी बात है, मैंने आपको जो है देखिए, हमारा का जो रियल एस्टेट वाले हैं जी, उन्होंने दुबई में जाकर सारा बिल्कुल बिजनेस शुरू कर दिया। वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे बड़ी हैं, hefty investment हुई है, exactly। अगर यही इन्वेस्टमेंट यहाँ हो, आप देखें ना, अगर यहाँ पे सारा ये रियल एस्टेट का काम होगा तो आप देखें आपकी सीमेंट की फैक्ट्रियाँ भी चलेंगी, आपका लोहा, आपकी इलेक्ट्रिक, हर चीज़ जहाँ इस्तेमाल होती है, लकड़ी वगैरह, तो कहाँ से बूझ चले आए, कितना इंडस्ट्री और लगेंगी, लेकिन वो काम यहाँ नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट को हर चीज़ पे सोचना चाहिए, हम ऐसी पॉलिसी बना के तहफ़्फ़ुज़ दें। अच्छा, पॉलिसी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि 3 महीने की 6 महीने की पॉलिसी, एग्जैक्टली हर साल पॉलिसी चेंज होती रहती है, आपके ये होगा, आपके ये होगा। आप देखें, अगर मैं कोई इंडस्ट्री लगाता हूँ, मैं पहले ज़मीन खरीदता हूँ, फिर मैं प्लानिंग करता हूँ, फिर मैं मशीनरी मंगाता हूँ। अभी मशीनरी मेरी शिप भी नहीं होती, गवर्नमेंट की पॉलिसी दूसरी आ जाती है। इस तरह हर डिपार्टमेंट में यही हाल है। अच्छा, आप 10 साल की पॉलिसीज दे बना के, आप देखें ये मुल्क हमारा कहाँ से कहाँ चला जाएगा। उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आपकी जो रुपये और डॉलर की पैरिटी है, इसको कम से कम इंटैक्ट रखें, क्योंकि इतना वर्नेबल हो चुका है पीकेआर पाकिस्तानी रुपीस कि हमें पता नहीं होता कि वो किस वक्त जो है वो प्राइसेस इन्फ्लेट कर जाएं। और खास तौर पे जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो इसके अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ये तो शुक्र है आपने डॉलर को इस वक्त कंट्रोल किया हुआ है, कई अरसे से, कई टाइम से इंटैक्ट है समहाउ, बिल्कुल डॉलर जो मेंटेन है। तो लेकिन खौफ हरास ही रहता है कि कुछ पता नहीं डॉलर कब बढ़ जाए, क्या हो जाए। तो गवर्नमेंट सिंसियर हो मुल्क के लिए। आप माशाल्लाह हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, उन्होंने वाकई में जो अपना हमारी जो शाहीनों ने और हमारी पाक अफवाज ने, मैं तो हर जगह जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं तो ये जिक्र ज़रूर करता हूँ। तो माशाल्लाह जो मई में 10 मई को जो माशाल्लाह उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तानी अफवाज किसी से कम नहीं है। बेशक। तो आजकल ट्रम्प तो इसी को अपना बनाए हुए हैं, अपना जहाँ भी जाते हैं वो ये जिक्र ज़रूर करते हैं। बिल्कुल। तो मैं तो कहता हूँ हर डिपार्टमेंट में हम शाहीन बने, हर इदारे में हम शाहीन बने, इसी तरह हम काम करें और इंशाल्लाह हम कोई वो वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजद हो जाए। और ये जो हमारे पर जो एक बोझ है IMF का, इससे हमें छुटकारा मिले। आप देखें ना, वो बोझ एक बहुत बड़ा बोझ है हमारे पे, वो अलग कर्जे हमें उतारने पड़ते हैं जी। और हमारी हर चीज़ मौजूद है, सब कुछ है, इतने मिनरल्स हैं हमारे यहाँ, क्या कुछ नहीं है हमारे यहाँ, सब कुछ। उस तरफ हम तवज्जो देंगे। हम जो बड़े अच्छे कारोबारी लोग हैं जो मुल्क के लिए सिंसियर हैं, उनसे हम मशवरे नहीं लेंगे। आप देखें पॉलिसीज कौन चलाता है जिसको अलिफ की बे नहीं पता। एग्जैक्टली। बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, तो ये काम नहीं है। यहाँ मुल्क के बड़े बड़े जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन सबको बिठाया करें, हर 3 महीने बाद मीटिंग किया करें। हमारे माशाल्लाह जो फील्ड मार्शल साहब ने तो ये काम शुरू किया हुआ है, हालांकि ये इनका काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुल्क की मफाद के लिए SIFC भी बनी है, SIFC बनी है, वो माशाल्लाह इस मकसद के लिए काम कर रही है। तो सब मिल जाएं, सब मिल के काम करें मुल्क के लिए, तो इंशाल्लाह मुल्क जरूर तरक्की करेगा हमारा। डोंट यू थिंक कि एक लॉन्ग टर्म प्लान हमारे पास होना चाहिए? गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं, लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट है, बड़े ममालिक में देखते हैं वहां पर कोई भी गवर्नमेंट आए, एक नेशनल पॉलिसी होती है जिसको लेकर चलते हैं, वो 10 साल 20 साल 25 साल और 50 साल तक की होती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए उसको टो करते हैं वो। लेकिन तो हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है। मैं आपसे अभी जैसे मैंने वही बात की थी पहले भी कि हमारी यहाँ पॉलिसी इस तरह नहीं बनती। हमारे पॉलिसी 3 महीने 6 महीने, अगर 10 साल की पॉलिसी बनाओ, एक कानून बना ले असेंबली से कि इसको चाहे कोई भी गवर्नमेंट आएगी इसको चेंज नहीं करेगी। ठीक है, जो बन गई पॉलिसी उस भी जो है ना, जो आने वाली गवर्नमेंट है इसी को चलाएगी। तो जब इंडस्ट्रियल के अंदर भी, इंडस्ट्रियल जो है हमारा, उसके अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ पैदा होगा, और क्यों ना वो फिर इंडस्ट्री लगाए, उसको पता है भाई मैंने इसके तहत काम करना है। बिल्कुल ठीक है, तो बेहतर से बेहतर काम होगा। ठीक है शमीम साहब, ये बताइए यंगस्टर्स के लिए खास तौर पे एक हमारे यहाँ बड़ी अनफॉर्चुनेट ये भी है कि जो हमारा यंगस्टर है वो जॉब सीकर है, बिजनेस को नहीं सीख करता।
इसकी क्या वजह है? क्या यही आप समझते हैं कि हमारे यहाँ क्योंकि कंडीशंस बहुत सारी हैं, इस वजह से वो बिजनेस को परस्यू नहीं कर रहा? इस बैरियर को कैसे खत्म किया जाए? खास तौर पे जो नए आने वाले बच्चे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? आप भी तो जवान थे जब आपने किस तरह इनिशिएट किया, ये बहुत बड़ा है। मैं सक्सेस स्टोरी के हवाले से भी थोड़ी सी बताएं ना। असल में आपने सही कहा, यंगस्टर के अंदर एक खौफ है, उसके पास एक महदूद अगर सरमाया है, वो ये सोचता है यार इस महदूद सरमाए से मैं काम शुरू करूँगा तो ऐसा ना हो ये जो मेरा जमा पूंजी है कहीं डूब ना जाए। एक जो हालात हैं हमारे यहाँ, जब वो देखते हैं मुल्क के हालात, वो जब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते हैं या छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते हैं कि हर शख्स परेशान है, बिल्कुल, जब वो पॉलिसीज देते हैं गवर्नमेंट की, वो उसको देख के परेशान होते हैं। वो कहते हैं भाई मेरा जो जमा पूंजी मेरे पास से रहा, मैं क्यों ना जॉब कर लूँ जी। इसीलिए जॉब के लिए वो यहाँ से चले जाते हैं, बाहर जाके जॉबें तलाश करते हैं, क्योंकि यहाँ तो इतनी इंडस्ट्री नहीं लग रही ना, यहाँ उनके लिए कोई मौके नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए वो बाहर चले जाते हैं। तो मैंने फिर वही बात करूँगा कि यंगस्टर के लिए कोई गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। हम लैपटॉप बांट के खुश ना हो कि हमने लैपटॉप बांट दिया, ये जो है ना हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन आईटी इतना बड़ा गैप है अभी भी हमारे यहाँ। आईटी में इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया, उसकी एक्सपोर्ट देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कुछ इदारे हैं जो अपने तौर पे आईटी का काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, जो भी थोड़ा कर रहा है या बड़ा कर रहा है, पोटेंशियल जी हाँ, एक जो है ना बहुत बड़ा काम कर रहा है वो, कि जो नौजवान या जो हमारी बच्चियाँ जो घरों में बैठी हैं, जो कोई काम नहीं पड़ रहा, जो जॉब भी नहीं, जिनको जॉब से नहीं मिल रहा है, उनको ये सिखा दिया आप घर पे बैठ के आप ये काम कर सकते हैं। तो आईटी में एक बहुत बड़ा गैप्स है। मैं तो हर अपने यंगस्टर से कहूँगा आप प्लीज़ इसको ज्वाइन करें। और काफ़ी इदारे खुल गए हमारे यहाँ आईटी के लिए, तो उसमें अपना टाइम दें, बनिस्बत आप कोई ऐसी जॉब करें जिससे आपका वक़्त हो या सब कुछ हो, या आप बाहर जाने की सोचें, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत कुछ है जो हम हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, अभी तक हमारा पोटेंशियल जो है वो उसको डिस्कवर हमने नहीं किया सही तरीके से, उसके ऊपर काम करना है। सर एक और बड़ा अहम इशू है ये जो एक्सेस टू फाइनेंस है, ये बड़ा ज़रूरी है। बाहर ये होता है कि बैंकों के जरिए सॉफ्ट लोन दिए जाते हैं और फिर उसको बड़े सिस्टमैटिकली पूरी सोसाइटी में जो है मूव किया जाता है और इस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है कि जो लोन परस्यू कर रहा है वो जनाब सही जगह उसको प्लेस भी करे और उससे प्रॉफिट भी बनाना शुरू करे ताकि वो लोन को उतार भी सके। हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। इसके लिए क्या एडवाइस है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट करने की जरूरत है? गवर्नमेंट्स को बिल्कुल अपने यंगस्टर के लिए इस किस्म की पॉलिसी बनानी चाहिए, तो उनको लोन दें, ठीक है, और ऐसी उस पर दें कि बासानी वो अपना उस पर प्रॉफिट कमा के ठीक है उतार सकें। तो आप देखें अगर हम कॉटेज इंडस्ट्री लगाएं, जिसकी हमारे यहाँ बहुत कमी है अभी, अगर हम कॉटेज इंडस्ट्री पे तवज्जो दें तो एक छोटे से कमरे में भी लग सकती है, हर चीज़ यहीं बन सकती है। उसके लिए कोई पॉलिसीज बना के दे दें कि यार अगर तुम ये इंडस्ट्री लगाओगे तो हम इतना लोन देंगे आपको, ठीक है, तो उस लोन से अपनी एक फैक्ट्री भी लगा सकता है और आप देखें वहाँ रोजगार भी मुहैया हो सकता है। जो बेरोजगार हैं, अगर किसी ने कोई छोटी भी इंडस्ट्री लगाई, उसके लिए 10-20 लेबर रखनी आसान है। आप देखें जो बेरोजगारी है वो भी खत्म होगी, लेकिन इस तरफ गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही। मैं तो गवर्नमेंट से कहूँगा कि आप इस तरफ तवज्जो दें, कॉटेज इंडस्ट्री के लिए उनको लोन दें और इतनी आसान शराइत पे दें कि वो बासानी उसमें से प्रॉफिट निकाल के आपका वो उतार सके, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए उसको वो आज छोटी इंडस्ट्री होगी, कल बड़ी इंडस्ट्री लगेगी। तो ये सारे काम हो सकते हैं सारे के सारे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये जो एसएमईज होते हैं इवेंचुअली यही आपके लार्ज स्केल के अंदर फिर जाते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बट ये कि गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करती है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं हो सका है। वेरी राइट कि गवर्नमेंट को इसके लिए पॉलिसी मेकिंग जरूरत है, और उससे भी ज्यादा जो जरूरी है वो है कि सस्टेनेबल पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए, मगर वो मशरूत है आपकी हुकूमत के साथ, क्योंकि हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी। आप और मैं दोनों स्पेकुलेट कर सकते हैं लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकते। ये कितना जरूरी है कि आपको पता हो कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो अपना टेन्योर पूरा करेगी ताकि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी चलती रहे। नहीं, हम तो कहते हैं जो भी गवर्नमेंट आए, हम तो किसी से वो नहीं है, बस सबसे पहले वो पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान की आवाम का सोचे, पाकिस्तान की तरक्की का सोचे और ऐसी पॉलिसीज बनाए कि वो आज 5 साल यहाँ काम करके अपने आप को इतना आवाम के अंदर मकबूल कर ले कि जो भी वोट देना है उसको पता है यार इसने हमारे मुल्क के लिए काम किया है, आवाम के लिए काम किया है, मुल्क की तरक्की के लिए काम किया है, तो क्यों ना लोग वोट देंगे। तो अब आप देखें हमारी कराची का हाल जी,
सब अच्छा, लोग- मैं इसकी तरफ आता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, लास्टली इसको डिस्कस करना जरूरी है जी। क्योंकि हम कराची से ही हमारा ताल्लुक है और बिजनेस हब है पाकिस्तान का। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफा फिर आपको खुशामदीद करेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। शमीम अहमद साहब यहाँ पे तशरीफ फरमाए जो कि CEO हैं ओसाका कंपनी के, और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे आपके साथ। और खास तौर पे अभी कुछ देर पहले गुफ्तगू हो रही थी शहर कराची के हवाले से। शहर कराची क्योंकि बिजनेस का हब है और जितनी भी मुल्क में बिजनेस की एक्टिविटीज होती हैं वो यहीं से कंट्रोल की जाती हैं, इसका एक बड़ा रोल है। तो इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। सर, ब्रेक पे जाने से पहले आपने तस्करा किया शहर कराची का और मैंने आपको कहा कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा डिटेल डिस्कशन होगी क्योंकि शहर कराची के जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज्यादा हो गए। एक बड़ी अनफॉर्चुनेट है ये बिल्कुल कि एक आपका बिजनेस हब है और खासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर कितना काम करने की इस वक्त जरूरत है? जी अच्छा, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है प्रोग्राम का, मैं अपने शहर कराची को नहीं भूलता, जरूर। क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और मैं तो कहता हूँ पूरे मुल्क को चलाने वाला शहर है। ठीक है। इस ज़मीन की खूबी ये है कि जो भी कहीं से भी आता है, किसी भी शहर से, वो भी सारे हमारे शहर हैं, हमारे सारे गांव देहात हैं, पूरा मुल्क हमारा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता जी। वो जब आता है उसको अल्लाह ताला वहीं रोज़गार जो है ना मुहैया कर देता है। इस शहर की सबसे बड़ी खूबी है। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये बात कहूँगा कि इस शहर में कोई भूखा नहीं सोता होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितनी NGOs हैं जो काम कर रही हैं शहर में, तो अल्लाह ताला उनको अजर दे उनकी खिदमत का। तो बात दरअसल ये है कि पूरे मुल्क में सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज इस शहर के अंदर, पूरी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इस शहर से, एग्जैक्टली। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर कराची शहर। इसके साथ ज्यादतियाँ क्यों हैं? मतलब इसके लिए वो आसानियाँ क्यों नहीं पैदा की जाती? अब आप देखें, पंजाब हमारा पंजाब है, बिल्कुल ठीक। लाहौर हमारा शहर है, पिंडी इस्लामाबाद गुजरावाला हमारा शहर है, सब हमारे शहर हैं, हम पाकिस्तानी हैं सारे। उनको जितना हक है वहाँ रहने वालों, हमें भी वही हक है। लेकिन वहाँ पे इतनी तरक्कियाँ, वहाँ के रोड्स, हर चीज़ किस तरह बन रहे हैं। यहाँ पे एक रोड, एक बारिश हो जाए, अगर साल 2 साल पहले बारिश हो तो वो आज तक टूटा हुआ है जी। अब आप देखें कैसी कैसी अमवात होती हैं। एक बच्चा गड्ढे में गिर गया, कि कैसे ऐसे वाक़यात होते हैं यहाँ पे शहर के अंदर। और आप निकल जाएं हमारे जो गुलबर्ग के इलाके हैं या लियाकतबाद के इलाके, नाज़माबाद इलाके, बफर जोन्स, इतने इलाके हैं, वहाँ के क्या हाल है रोडों का। एग्जैक्टली। आप इधर का देख लें, ऊपर से तो बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा और नीचे से क्या हाल है रोडों का। गटर लाइनें खुली हुई हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब तो हमारी बल्दिया बन चुकी है, हमारी माशाल्लाह पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी है, तो वो यहाँ पे हुकूमत कर रही है। तो क्यों नहीं देखती ये ऐसा क्यों हो रहा है? सारे आपके फंड्स भी हैं, आप सारे टैक्सेस भी लेते हैं, सब कुछ लगते हैं, तो इस शहर पे आप क्यों नहीं लगाते? इस शहर ने क्या किया? एग्जैक्टली। क्या वजह है? और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी प्रिवेल करता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। सब कुछ आप देखें, आपको मुल्क चलाने वाला ये, टैक्स देने वाला ये, हर चीज़ देने वाला ये, तो आप इस शहर की बेहतरी की क्यों नहीं सोचते? बिल्कुल ठीक है। अगर आप इस शहर को बनाएंगे, इस शहर को खूबसूरत बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, पानी यहाँ नहीं मिलता, पानी खरीदना पड़ता है। कितने ऐसे इलाके हैं जो बेचारे बिजली से महरूम हैं। जी। क्यों महरूम हैं? उनको बिजली क्यों नहीं मिलती, उनको पानी क्यों नहीं मिलता, उनको रोड क्यों नहीं मिलते? टूटे फूटे हुए खंडरात रोड, ये कब होगा? ये कब होगा? ये कौन इसको सही करेगा? हमें तो इसी गवर्नमेंट से उम्मीद है, क्योंकि माशाल्लाह 16 साल से 15 साल से आप कराची पे हुकूमत कर रहे हैं, सारे माशाल्लाह पूरी हुकूमत आपकी है, तो आप इस शहर को क्यों नहीं बनाते? बिल्कुल ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट से भी कुछ शिकायत है, उनके लिए भी तो मैसेज होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट को शिकायत होती है, फेडरल गवर्नमेंट पैसे नहीं देती फंड्स के हवाले से, या फंड्स के हवाले से। तो आपके पास फंड्स कम है क्या? आप वो तो लगाए ना यहाँ पे। सही है, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है कराची, फेडरल गवर्नमेंट करेगी। आप उनको बुलाएं, उनको विजिट कराएं कि भाई दिखाएं इनको यहाँ इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। जब वो पंजाब में काम कर रही है और सूबे में काम कर रही है, तो यहाँ भी काम करेगी, लेकिन हक तो पहले आपका बनता है ना कि आप यहाँ काम करें, आप काम करके दिखाएं। सेंस ऑफ ओनरशिप तो किसी के पास हो ना, अगर ओनरशिप नहीं होगी तो फिर तो अनफॉर्चुनेटली यही हाल होना है। बिल्कुल, आपकी हुकूमत है, आप करके दिखाएं यहाँ पे।
सिंध गवर्नमेंट भी आप बैठे हुए हैं, बल्दिया में भी आप बैठे हुए हैं, अच्छा है तो आपका मेयर है, सब कुछ है। एग्जैक्टली हम देखते हैं कि पंजाब में और पर्टिकुलरली लाहौर के अंदर और पंजाब के और बड़े शहरों के अंदर बड़ी जबरदस्त प्रोग्रेस हो रही है। अब तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में एक रेस लगी हुई है जहाँ पे हम कहीं बहुत पीछे रह गए। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखना, लाहौर को बाहर वाले कहते हैं कि यार हम वहां से आन के सीखेंगे कि यहाँ की गवर्नमेंट ने किस तरह काम किया, इतना खूबसूरत लाहौर को कैसे बना दिया। एग्जैक्टली। तो ये तो हमारे लिए शर्म की बात है ना। तो इस कराची पे भी तवज्जो दें, देने वक्त की जरूरत है और जी हाँ, बिल्कुल। टू लेट नाउ। मेरे ख्याल में बिल्कुल। बहुत देर हो चुकी है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जैसे आपने बताया कि मोर देन 60% का रेवेन्यू जब आप कलेक्ट करते हैं, टैक्सेशन सबसे ज्यादा यहाँ पर अप्लाई होती है, यहीं से कलेक्शन होती है और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और ट्रांसपोर्टेशन और जो खास तौर पे जो बहुत सतही नौयत के मसाइल और प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पे। आप देखें, जब तक रोड सही नहीं होंगे, आधे घंटे का सफर 2-2 घंटे में, 1.5 घंटे में तय होता है। वेरी राइट। कितना आपका फ्यूल जाए होता है, कितना आपका वक्त जाए होता है। अच्छा, वो जो खास तौर पे जो कंसाइनमेंट्स आती हैं लाहौर से इधर आते हैं ट्रक में, वो कहते हैं जितना टाइम हमें यहाँ तक आपका गेटवे जो है कराची का टोल प्लाजा तक हम पहुंचने में लगता है, उससे ज्यादा टाइम यहाँ से पोर्ट तक पहुंचने में लगता है। एक बड़ी सीरियस आप देखें, इतना बड़ा आपका पोर्ट है जो पूरी पाकिस्तान को चला रहा है। यहाँ से सारे के आपके कंटेनर जाते हैं, हर शहर के जाते हैं कंटेनर। आप इसके निज़ाम को सही करें, रोड्स को सही करें ताकि आसानियां पैदा हो। आपने तो पूरे मुल्क को चलाना है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप यहाँ प्रॉब्लम खड़ी करेंगे तो और शहरों के लिए कितनी प्रॉब्लम होगी। एग्जैक्टली। शम साहब, लास्टली यंगस्टर्स को क्या मैसेज देंगे? गवर्नमेंट को तो आपने मैसेज दे दिया, पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है, यू वेरी राइट। लेकिन यंगस्टर को अगेन मैं ज्यादा इसलिए टारगेट करता हूँ क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो यूथ को फोकस करने की जरूरत है। उनके लिए क्या मैसेज होना चाहिए? मैं अपने यंगस्टर के लिए यही मैसेज दूंगा, पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, बड़ी नेमत है, यहाँ पे बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आप लोग इसलिए घबराते हैं, आपको कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता यहाँ पे। तो मैं तो कहूँगा आप थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करें, इंशाल्लाह आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है इस मुल्क के अंदर। यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, बहुत इंजीनियर्स की कमी है, इंडस्ट्रीज लग रही है, हॉस्पिटल्स की कमी है। यहाँ अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाए जाएँ, हमारे डॉक्टर्स यहीं रहें, बाहर क्यों जाएँ। तो इस तरफ भी तवज्जो देनी पड़ेगी। और यंगस्टर से मैं कहूँगा आप आईटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आईटी के सबसे ज्यादा, आईटी में बहुत बड़ा फुकदान है, बहुत बड़ी कमी है। आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं आईटी में, और अपने घर में बैठ के आप हज़ारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान बहुत अच्छा है, ये मुल्क है तो हम सब हैं, तो इंशाल्लाह ये मुल्क रहेगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि यंगस्टर जो इस वक्त होपलेस हमें नजर आता है, जो कि नहीं होना चाहिए। कि इस वक्त अगर यूथ आपकी ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगी तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, और उसी को मेरे ख्याल में टारगेट भी किया जा रहा है। ये भी बड़ी आप देखें, अगर यूथ यहाँ से चला जाएगा, इस मुल्क कौन चलाएगा? तो सही है, वही पुराने बूढ़े लोग। अब तो नई नई टेक्नोलॉजी है, कितना फास्ट हो गई हर चीज़। एग्जैक्टली। मिनट भर की जो है ना खबरें हैं। आप यहाँ से बैठ के अमेरिका की खबर देख सकते हैं, अमेरिका को देख सकते हैं, दुनिया को देख सकते हैं। तो इतना आगे निकल चुके हैं। तो आप सोशल मीडिया के टूल को भी सही इस्तेमाल करें, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो मिसयूज हो रहा है। अगर वो मिसयूज असल में बस ये है गलत उसमें पड़ गए, टिकटॉकों में, इसमें और उसमें। अगर आप अच्छे मकसद के लिए ये सारी चीज इस्तेमाल करें सोशल मीडिया को, एग्जैक्टली, तो सबको इससे फायदे हासिल होंगे। बिल्कुल ठीक है। शमीम साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई। खासतौर पे आपने अपने प्रोडक्ट के हवाले से और पाकिस्तान की जो पोटेंशियल है उसके ऊपर आज हमने बड़ी खुलकर गुफ्तगू आपसे की है। और मे बी नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम क्रिकेट के हवाले से थोड़ी सी और गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इसमें आपकी बड़ी दिलचस्पी है और खासतौर पर क्रिकेट पाकिस्तान में जो है मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स भी है। और आप देखें हमारी क्रिकेट टीम का भी क्या हाल हो गया, ये भी उसके ऊपर तो पॉलिसीज की वजह, सारी पॉलिसीज की वजह से। यू वेरी राइट कि वहाँ पे भी पॉलिसीज का फुकदान है, वहाँ मेच्योरिटी नहीं है। यही वजह है कि वहाँ पे भी हम जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। पोटेंशियल हमारा बहुत ज्यादा है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चल के कभी मौका मिलेगा तो जरूर शमीम साहब से गुफ्तगू होगी। सर, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। सर, आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत वक्त देंगे। नाज़रीन, ये हमारा प्रोग्राम था। आज बड़े खुलकर हमने गुफ्तगू की है पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, इसके पोटेंशियल के हवाले से, खासतौर पर शमीम अहमद साहब के प्रोडक्ट के हवाले से और स्टार्टअप के हवाले से, और बाय एंड लार्ज पाकिस्तान का जो इस वक्त फ्यूचर है वो किस तरह नजर आ रहा है, उसका आउटलुक क्या है, इस पे आज हमने गुफ्तगू की। हम अपने प्रोग्राम के जरिए कोशिश यही करते हैं कि मुल्क के जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं और खासतौर पे जो बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हैं उसके ऊपर बात करें, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर इन तमाम मामलात के ऊपर गुफ्तगू करते रहेंगे। खास तौर पर जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो आपकी एक बैकबोन है, उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए ताकि आगे चल के ये आपकी जो इकोनॉमिक सपोर्ट है
ये मजबूत हो सके। और साथ साथ एक सबसे बड़ा जो चैलेंज ओवर द ईयर्स आपको रहा है वो ये कि आईएमएफ से जो लोन आपको बार बार लेना पड़ता है, ये आपके लिए बहुत बड़ी कर्ज है। इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जाए, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के इसके ऊपर भी गुफ्तगू करें। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।